गुड इवनिंग सभी लोगों को। 11 क्लासेस प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग केमिस्ट्री का विज्ञान के केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर सितंबर माह का लेकर आए हैं। देखिए, क्लास आज डिले होने का कारण इलाहाबाद में बारिश हो रही थी। इस कारण से आपकी क्लास डिले हुई। आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, इस कारण से आपकी क्लास डिले हुई। देखिए, प्रैक्टिस जो सितंबर संतोष सतीश कुमार जी, केमिस्ट्री का सर बीपीएससी टीचर स्टार केमिस्ट्री का सेट प्रैक्टिस करवाएंगे। संतोष जी, सतीश जी, आप हम दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। सतीश कुमार जी, आप सतीश, आप नंबर पे हमारे नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा। देखिए, केमिस्ट्री तो सभी जगह सेम ही केमिस्ट्री पूछी जाती है। केमिस्ट्री चाहे टीजीटी में हो चाहे पीजीटी में हो, सभी जगह केमिस्ट्री सेम ही पूछी जाती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के प्रश्न के। देखिए, जो प्रैक्टिस सेट का है, ये प्रैक्टिस सेट थर्ड जो है हमारा। देखिए, सिलेबस का जो प्रैक्टिस सेट की फीस है, वह हमारी फीस है 5 सितंबर तक। 5 सितंबर तक 149 रुपये ओनली। 149 रुपये में आपको पूरे प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, पूरे 1 महीने का। तो केवल यह ऑफर 5 सितंबर तक है। मीन कल तक आप एडमिशन ले लीजिए, नहीं तो कल फीस आपकी बढ़ जाएगी। तो हम चाहते हैं कि आप लोग जल्दी से एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि फीस आप जो ऑफर में ज्वाइन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मोलर NaCl और 1 मोलर HCl आर प्रेजेंट इन एन एक्वस सोल्यूशन। 1 मोलर NaCl और 1 मोलर HCl एक जलीय विलयन में मौजूद है। द सोल्यूशन इज विलयन है, नॉट ए बफर सोल्यूशन एंड विथ pH less than 7. Not a buffer solution is pH 7, pH is greater than 7. A buffer solution with pH less than 7 and a buffer solution with pH greater than 7. आपको बताना है कि इस पूरे में 1 मोलर NaCl और 1 मोलर HCl। देखिए, जो बफर सोल्यूशन बनता है, बफर विलयन की एक बड़ी खासियत होती है। क्या होगा? दुर्बल अम्ल होगा प्लस क्षार होगा। दुर्बल जब भी बफर विलयन बनता है तो दुर्बल और उसी का लवण का बनता है। तो जैसे हमारा बफर जब विलयन बनेगा, इसको हटा दीजिए जाए, थोड़ा देखा।
बफर विलयन जब बनता है तो जैसे एस्टिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट या अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, ये तो वीक दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार तथा प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। ठीक, ये क्या है, दुर्बल अम्ल है तो क्या होगा, प्रबल क्षार होगा। जो लवण होगा वह सदैव प्रबल क्षार का होगा। शैलेंद्र कुमार, गुड इवनिंग, बताइए जरा क्या होगा। देखिए दुर्बल तो है नहीं, दुर्बल क्या है, प्रबल अम्ल है, अर्थात यह बफर विलयन बनेगा ही नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए, दोनों ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए। क्यों गलत हो गए, क्योंकि NaCl और HCl बफर विलयन का निर्माण ही नहीं करेंगे। अब बचा हमारे पास दो ऑप्शन, नॉट ए बफर सोल्यूशन एंड विथ पीएच। तो जो ये बनेगा ये ऑलमोस्ट क्या रहेगा, न्यूट्रल होगा। और इसका जो देखिए सोल्यूशन है ये NaCl न्यूट्रल होगा, HCl क्या होगा, अम्लीय होगा। अगर अम्लीय है, देखिए NaCl प्लस HCl का जो मिश्रण बनेगा वह अम्लीय बनेगा। अम्लीय होने के कारण से क्या हो जाएगा, पीएच जो है 7 से कम होगा, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। क्लियर, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से सबसे मजबूत बंध बनेगा। 4 फिगर्स दिए गए हैं, आपको बताने हैं कि किस पी ऑर्बिटल के ए बी सी डी है, किस पी ऑर्बिटल की जो है सबसे मजबूत, पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से सबसे मजबूत बंध होगा, कौन सा बंध होगा, बताइए जल्दी से। दीपक, शैलेंद्र जी बताइए। देखिए जो ओवरलैपिंग होती है, अंत से अंत ओवरलैपिंग होती है, ये तो ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं हो सकती, क्योंकि अंत से अंत ओवरलैपिंग है नहीं, तो ये पॉसिबल होगी नहीं। ये ओवरलैपिंग इस तरीके की भी पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि अंत से अंत या साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है, तो ये भी नहीं होगी। ये दोनों ओवरलैपिंग पॉसिबल है। यहाँ के ओवरलैपिंग से हमें क्या बनेगा, ये बनेगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और यहां से यहां ओवरलैपिंग से ये जो ओवरलैपिंग हो रही है इसके कारण से क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। और मजबूती किसकी होती है, हमारी पाई बॉन्ड की मजबूती कम होती है। यह हमारा प्रबल बंध मजबूत होता है, बूत होता है, यह पाई बॉन्ड कमजोर होता है। कमजोर होने का कारण क्या है, ओवरलैपिंग जो होती है वह कैसे ओवरलैपिंग होगी, साइड वाइज, आधा प्लेन के ऊपर होता है आधा प्लेन के नीचे, इसलिए यह पॉसिबल होगा नहीं। तो सही आंसर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोगों ने सही आंसर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेट की उष्मीय स्थिरता में वृद्धि का सही क्रम क्या होगा, बताइए। स्ट्रांसियम है, देखिए
बेरिलियम, और सारणी में देखा जाए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रांसियम। ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। क्या होता है? आकार बढ़ता है। आकार बढ़ता है तो कटायन का जो कटायन का भी आकार, अर्थात धनायन आयन का भी आकार बढ़ता है। आकार बढ़ता है। आकार बढ़ने के कारण से इनका पोलराइजेशन कम होता है। अब पोलराइजेशन कम होने के कारण से, ध्रुवीयता कम होने के कारण से इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पोलराइजेशन क्या होगा? पोलराइजेशन कम होता है, कम होता है, इस कारण से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? स्ट्रांसियम की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अधिकता में धात्विक जिंक को घोलने पर निम्नलिखित प्राप्त होता है। जिंक हाइड्रोक्साइड, सोडियम जिंकेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम जिंकेट। बताइए जरा तो। बताइए, दीपक जी कह रहे हैं कि 4 का बी ऑप्शन सही होगा। इधर देखिए, 4 का डी शैलेंद्र भी कह रहे हैं। देखिए, ट्राई एनएच को जब जिंक धातु में डालते हैं तो जिंक हाइड्रोक्साइड बनता है। इसने कहा, अधिकता शब्द कहा। क्या शब्द बोला है? अधिकता। अधिकता में एक सबसे पहले क्या बनता है? सफेद रंग का अवक्षेप बनता है। सफेद अवक्षेप बनता है, लेकिन यह घुलनशील होता है। यह क्या होता है? अधिकता में जिंक हाइड्रोक्साइड घुल जाता है। घुल जाता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सोडियम जिंकेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो सही आंसर होगा केवल सोडियम जिंकेट होगा। ये तो एक्सेस में डिजॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसकी जरूरत ही, ये बचेगा कहां? क्योंकि एक्सेस शब्द कहा है। तो एक्सेस में जिंक हाइड्रोक्साइड क्या होता है? घुल जाता है सोडियम में। इसलिए बनेगा क्या? सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। तो सही ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइडों के क्वथनांक का सही क्रम क्या है? PH3, ASH3, NH3, SB। बताइए जरा।
बताइए भाई, जल्दी से आंसर दीजिए। मनोज कुमार, शैलेंद्र, दीपक, क्या होगा आंसर? अरे भाई इधर देखिए, क्या क्या है? फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सब। ठीक। ऊपर से नीचे जाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा Sb(H3) का होगा, ये तो बात सही है। उसके बाद अमोनिया का होता है, इसका होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होगा? हाइड्रोजन बंध के कारण से इसका जो होगा इसके पहले आ जाता है, तो Sb का सबसे ज्यादा, फिर ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड शो नहीं करते, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द एमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में सही कथन है। ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स। ठीक है। ऑल डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म्स कलर्ड। सभी डी और एफ ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। थर्ड, आर डी ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक। उपरोक्त में सही कथन है, बताइए। जो दिए गए हैं स्टेटमेंट्स, इनमें से सही कथन क्या है? जल्दी से आंसर सब लोग दे दीजिए। दीपक कर रहे हैं, शैलेंद्र कर रहे हैं 6 का ए। देखते हैं। ऑल द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स, एकदम सही कर रहे हैं। डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं मेटल होते हैं, पहली बात सही कर रहे हैं। ऑल द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड आयन, सभी कलर्ड नहीं होते, कुछ हमारे कलरलेस भी होते हैं, जैसे टाइटेनियम 4+ आयन, ये क्या है? रंगहीन है। रंगहीन है, ये कह रहा है कि सभी रंगीन बनाते हैं, अर्थात यह स्टेटमेंट्स गलत कह रहा है। ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक, सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पैरामैग्नेटिक होते हैं, यह गलत कह रहा है, क्योंकि कॉपर प्लस हमारा रंगहीन होता है, अर्थात यह भी स्टेटमेंट्स गलत है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? ओनली फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? देखिए, यह मेटल्स तो हैं, लेकिन सभी रंगीन नहीं होते, कुछ हमारे रंगहीन भी होते हैं, तो इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो गया। डी और एफ ब्लॉक कर रहा पैरामैग्नेटिक होते हैं, सभी पैरामैग्नेटिक्स नहीं होते, कुछ ऐसे हैं जो हमारे क्या होते हैं? डाईमैग्नेटिक्स भी होते हैं, जैसे कॉपर प्लस डाईमैग्नेटिक, और NiCO4 यह भी हमारा क्या है? डाईमैग्नेटिक है। डाईमैग्नेटिक के साथ साथ क्या है? रंगहीन भी है, अर्थात कलरलेस है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट। कह रहा है समवाय और समवायता के प्रकार के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 3 दिए गए हैं। पहले को कह रहा है लिंकेज है, दूसरे को कह रहा है कोऑर्डिनेशन है, तीसरे को कह रहा है कि आयोनाइजेशन है। मनोज कुमार जी, उस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन सही है। जितने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं सभी हमारे क्या होते हैं?
कलर्ड होते मेटल्स कहे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन बताइए जल्दी से। सेवंत का दीपक पटेल कह रहे हैं, सेवंत का भी। इधर देखिए यहां पर NO2 है। अगर कॉम्प्लेक्स में केवल ना चेंज हो, अगर हमारा ONA मेटल के साथ बॉन्ड बनाए तो सदैव वह लिंकेज होता है। कौन सा होता है? लिंकेज होता है, अर्थात पहला ऑप्शन सही है। यदि हमारा ये दोनों इंटरचेंज हो रहे हो, पहले मेटल का लिगेंड दूसरे मेटल के साथ चला जाए, दूसरे मेटल का लिगेंड पहले के साथ चला जाए, तो वह सदैव हमारा कोऑर्डिनेशन होता है। ये भी सही है। तीसरा कह रहा है यदि प्राइमरी संयोजकता दूसरे में बदल जाए, प्राइमरी संयोजकता किस में बदल जाए? सेकेंडरी में, या सेकेंडरी कहां बदल जाए? प्राइमरी में, तो सदैव आयनाइजेशन होता है। आयनाइजेशन मीन्स आयनन होता है। तो ये भी सही है, अर्थात हमारे पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट्स तीनों हमारे करेक्ट होंगे। क्लियर? पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट्स हमारे गलत होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच करना है गैसला गैलेसेक का है, इक्वेशन नर्स का रहा है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन का है, लाइट थ्योरी प्लैंक कर दिया गया है। इसको आपको अरेंजमेंट करना है, कौन किसका सही ऑप्शन है। जल्दी से बताइए। एट नंबर का बताइए। एट का संतोष कुमार कह रहे हैं कि ए ऑप्शन सही है। जरा देखते हैं। गैस ला गैलेसेक का कहलाता है, इक्वेशन नर्स्ट इक्वेशन कहलाता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन का है, जो कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। लाइट थ्योरी, क्वांटम लाइट प्रकाश थ्योरी, वह हमारी प्लैंक की होती है, अर्थात फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का डी, अर्थात पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। आपको कंसीडर करना है कराए एस्टिक एसिड, क्लोरो एस्टिक एसिड और फिर भी NH3CH2COH बन रहा है। उपरोक्त परिवर्तन के लिए और ए और बी में कौन सा संयोजन सर्वोत्तम होगा? बताइए। किरण वर्मा कर रही हैं। अच्छा 8 9 का बताइए। अरे बताइए जल्दी से भाई आंसर आप लोग। कुछ तो दीपक कर रहे हैं 9 का ए सही होगा। और लोग क्या बता रहे हैं भाई? देखिए अगर यहां पर करना है तो अगर हम Cl2 दे देंगे तो इसका एक H देखिए CH2 Cl COH, अगर इसको हम Cl सॉरी H है, इसको Cl2 दे दिए
ClCH2COH अर्थात HVZ रिएक्शन के होता है। अल्फा हेलोजिनेशन के लिए सदैव Cl2 का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद फिर अमोनिया दे देंगे H2NH2, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा NH2CH2COOH। अर्थात पहला ऑप्शन हमारा सही है। किरण वर्मा ठीक है, काफी लोगों ने दिया आंसर 9th का ए ऑप्शन सही है। पीएच के बराबर 1 के 50 मिलीलीटर घोल को पीएच बराबर 2 को 50 मिलीलीटर घोल के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण का पीएच होगा, आपको बताना है मिश्रण का क्या पीएच होगा। बताइए। टेंथ का दीपक पटेल करें डी होगा। चलिए निकालते हैं, पहले इधर देखिए, पीएच बराबर 1 कह रहा है। क्या कह रहा है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 1 पीएच। हाई स्कूल में पढ़ा होगा, ठीक। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पहले बिलियन में कितना होगी देखा जाए तो 10 पे पावर -1 होगी। दूसरे बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी? 10 पे पावर -2 हो जाएगी। एक पर कितना हो गया? 10 पे पावर -1, दूसरे पे 10 पे पावर -2 हो गया। अब हमको पहले बिलियन के मोल निकाल लें, इसके निकाले पहले बिलियन के मोल ए बराबर 0.1 हुआ। 0.1 इंटू 50 मिलीलीटर, मोल पर लीटर है। देखिए जब 50 मिलीलीटर की बात किया जा रहा है तो आयतन कितना हो जाएगा, इसको लीटर में चेंज कर लीजिए तो 50/1000 कितना हो जाएगा? अरे 0 हो गया, सिंपली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.5/100। दिस वैल्यू इक्वल टू 0.2 जीरो और बढ़ा दीजिए 005, इतना मोल पर लीटर पहले बिलियन की सांद्रता हो गई। दूसरे बिलियन की सांद्रता देखिए, दूसरे बिलियन की के मोल तो कितना हो जाएगा? 0.01 इंटू 50 मिलीलीटर, 50/100, 1000। दिस वैल्यू इक्वल टू 0.0005 मोल पर लीटर हो गया। कुल मोल कितने निकला है? अगर टोटल मोल निकाले, टोटल मोल कितने हो गए? तो 0.005 प्लस 0.0005 बराबर 0.0055।
टोटल मोल से इतने निकल आए। अब कुल आयतन कितना हो गया, कुल आयतन भी निकाल लीजिए। कुल आयतन, कुल V इक्वल टू 50 - 50 बराबर 100 मिलीलीटर। 100 मिलीलीटर हो गया। सांद्रता क्या होगी, सांद्रता हो जाएगी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। मोल, कुल मोल कितने निकले, 0.0000055 बटे लीटर, 100 बटे 1000। 1000 बराबर कितना हो जाएगा, 0.000314055। अरे सॉरी, भाग देंगे तो कम हो जाएगा ना, यहाँ देखिए, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा तो 0.00055 इंटू 10, दिस वैल्यू इक्वल टू 0.0055। ठीक, अब देखिए पीएच बराबर क्या लिखा जाएगा, पीएच बराबर माइनस log ऑफ पीएच प्लस, माइनस log, देखिए इसको वैल्यू लिखा जा सकता है 0.0055। तो कितना आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, ये लगभग वैल्यू लाग देखना पड़ेगा, लाग ले, ये 3 इसको रखते हैं तो -2.26 के बराबर लगभग आएगी। जब इसकी लाग वैल्यू रख लेंगे तो डी ऑप्शन को सही कर लेंगे। ठीक, तो थोड़ा सा ही लेंदी क्वेश्चन हो गया, इसको बिना लाग टेबल देखे तो सॉल्व भी नहीं किया जा सकता था इसको। कह रहा है यदि 25 सेंटीग्रेड पर जल में बेरियम सल्फेट की घुलनशीलता 0.00233 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर विलयन है, इसके के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, आपको करा के का मान ज्ञात करना है। बताइए जल्दी से आंसर इसका। इधर देखिए दिया क्या गया है, बेरियम सल्फेट है, तो बेरियम सल्फेट डिसोसिएट होगा तो बेरियम प्लस SO4 डबल माइनस होगा। अगर यस हो तो KS इक्वल टू यस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, चलिए KSP पूछ रहा है, विलेयता कितनी करा है,
इतना ग्राम पर 100 मिलीलीटर है। ठीक, तो सबसे पहले हम मोल निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? बेरियम सल्फेट के मोल। बेरियम सल्फेट के मोल। बेरियम सल्फेट का मोल कितना दिया गया है? भार बटे अणुभार 0.0000233 बटे अणुभार कितना है? 233। कितना हो गया? 233। इसको हम कर लेते हैं 10 की घात 6, 10 की घात -6 बटे बटे कितना? 233 बटे 233। कट करके कितना हो गया? 1 × 10⁻⁻6। ठीक है, इतना बेरियम सल्फेट के मोल निकले। सांद्रता कितनी निकलेगी? बेरियम सल्फेट की सांद्रता सांद्रता बराबर होता है मोल बटे आयतन। आयतन किसमें? लीटर में। मोल कितना हमारा हो गया? 10 की घात -6। आयतन कितना है? 100 मिलीलीटर। तो इसको 100 बटे 1000 कर दीजिए, तो सिंपली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 की घाते -6 गुणते 10 बराबर 10 की घाते -5। अब करा कि यस, ये जो निकली सांद्रता यस का मान निकला, तो के यस बराबर क्या होगा? 10 की घाते -5 गुणते 10 की घाते -5 बराबर 10 की घाते -10। तो सही आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन: स्कैडमियम टाइटेनियम, मैग्नीज आयरन 2+, Fe2+ एंड कोबाल्ट 3+, कॉपर प्लस एंड जिंक 2+। आयनों के इन युग्मों से सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म शामिल होंगे। 2, 3 एंड 4 सही है, 1, 3, 4 एंड सही है, या हमारा 1, 2, 3 एंड 1, 2, 4। एक मिनट, 11 नंबर को जरा देखा जाए तो CBS कह रहा है। जरा देख, रुकिए तो एक मिनट। जरा एक मिनट इधर वापस आइए तो। 0.15 ठीक है, यहाँ तो सही है। जब टोटल मोल्स निकाले गए तो इतना धन इतना, सॉरी यहाँ 5 आना चाहिए, सॉरी जरा इसको सुधार कर लीजिए। तो कुल आयतन इतना
तो जो होगा सांद्रता जो हो जाएगी, देखिए सांद्रता हो जाएगी 0.0055। थोड़ा सा ये चीज गलत हो गया था हमसे। इसको जब ऐड करेंगे, देखिए ऐड करते हैं तो कितना आएगा 0.0055 टोटल मोल आएगा। कुल आयतन, आयतन कितना हो गया 50 घन 100 मिलीलीटर, 100/1000। तो जब इसको डिवाइड करेंगे, देखिए तो कितना हो जाएगा, एक अंक दशमलव यहां पर आ जाएगा, ये 10 और चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, जीरो, ये कट करके 10 हो जाएगा, तो 10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.055 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 0.055, इतना मोल पर लीटर। इसकी वैल्यू जरा सॉल्व करके देखिए। दिस वैल्यू इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस की वैल्यू 0.055, यह वैल्यू हो जाएगी, देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है, माइनस लॉग 5.5 इंटू 10⁻²। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग 5.5। 5.5 की वैल्यू कितना होगी, 1 माइनस 5.5 की वैल्यू सॉरी 2 माइनस, यहां से देखिए जरा तो, बराबर 2 माइनस 55 का 60। इसकी वैल्यू हो जाएगी 60/40 होता है तो 26, लगभग कितनी आ जाएगी, 0.5 का लॉग देखेंगे कितना आ जाएगा, लगभग नियरेस्ट जो होगा यही हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5 का लगभग 60, लगभग 56 होगा, तो ये घट करके वैल्यू कितना आ जाएगी 1.4, किसके क्लोज होगा 1.6, सॉरी इसको सही कर लीजिए, थोड़ा सा गलती से हो गया था। चलिए देखिए, इस कैडमियम में 21 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 18 बचेंगे, देखिए 18 इलेक्ट्रॉन इसमें। टाइटेनियम में 22 होते हैं, 4 घटेंगे तो 18। मैग्नीज में 25, 2 23। यफी में 26, 2 24। कॉपर में 28। जिंक में भी 28। आयरन में 26 में 2 24, 24। तो सम इलेक्ट्रॉनिक पेयर कौन कौन है, पहला, तीसरा और चौथा, अर्थात ऑप्शन हमारा बी सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव ए यूवी एब्जॉर्प्शन एट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। निम्नलिखित में से किस यौगिक की सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य पर यूवी अवशोषण होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है इनमें से किसका, प्रीति बताइए जरा, दीपक, कह रहा है किसकी सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य पर यूवी अवशोषण होगा। जल्दी से आंसर इसका बता दीजिए।
किस पर अवशोषण सबसे ज्यादा होगा? तेरह नंबर ऑप्शन, 13 का क्वेश्चन का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको बताएगा कि आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा है कि नहीं। प्रीति, किरण, बताइए भाई। देखिए, जो असंतृप्त असंतृप्त समूह यूवी लाइट को अवशोषण करते हैं। असंतृप्त समूह यूवी लाइट का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्रोमोफोर कहते हैं। क्रोमोफोर कहते हैं। ठीक, जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड एन, या NO2। ठीक, अब देखिए, आप जो क्रोम जो होते हैं, क्रोम जो होते हैं सैचुरेटेड समूह होते हैं। सैचुरेटेड समूह समूह जो लैम्डा मैक्स को बढ़ाते हैं, अर्थात यह रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में हो जाता है, कॉन्जुगेशन होता है। इसका अर्थ है कि NO2 यहां पर है, NO2 यहां पर है, NO2 यहां पर है, NO2 यहां। इस NO2 से कोई मतलब नहीं रहा। हमारे पास एक NO2A है, एक NO2A है, और NH2 यहां है, NH2 यहां। ये हमारा क्या होगा? क्रोमोफोर होगा। क्या होगा? क्रोमोफोर है। ये भी हमारा क्रोमोफोर है। अब क्रोमोफोर वेवलेंथ की बढ़ाते ही नहीं है, अर्थात यह दोनों ऑप्शन हमारे हो ही नहीं सकते। ये लोन पेयर यहां से कॉन्जुगेशन में होगा। क्या होगा? लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होगा। जैसे कॉन्जुगेशन होगा, लैम्डा मैक्स बढ़ेगा। यहां का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ग्रुप रेजोनेंस मेटा पोजीशन पर ऑपरेट ही नहीं करता। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी इसलिए सही हो रहा है कि बी में जो NH2 है ये कॉन्जुगेशन शो करेगा। यहाँ का NH2 कॉन्जुगेशन संयुग्मन में नहीं होगा। और ना होने का एकमात्र कारण है कि मेटा पोजीशन पर सबको पता है कि रेजोनेंस ऑपरेट ही नहीं करता। रेजोनेंस ऑपरेट नहीं करेगा तो मान लें तो कभी भी लैम्डा मैक्स नहीं बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इज एन एडियाबैटिक एज वेल एज इन आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है कहाँ? एडियाबैटिक प्रोसेस में, और कह रहा है कि थर्मल प्रोसेस में। इन साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा U इक्वल टू 0। If delta Cp of reaction is 0, then the enthalpy of the reaction does not vary with temperature। यदि किसी अभिक्रिया का डेल्टा Cp शून्य हो तो अभिक्रिया की एंथैल्पी तापमान के साथ
परिवर्तित नहीं होते। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? जल्दी से बताइए, इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखा जाए तो इन कथनों में से हमारा टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, एडियाबैटिक प्रोसेस में उष्मा स्थिर रहती है। क्या रहती है? उष्मा स्थिर रहती है, अर्थात हीट कांस्टेंट होती है होती है। इसका मतलब यह स्टेटमेंट गलत है। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा ई का मान 0 होता है। ये एकदम सही कह रहा है। साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का मान 0 होता है। डेल्टा सीपी इक्वल टू डेल डेल एच ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी होता है। कर रहा है डेल्टा सीपी रिएक्शन इज 0, देन द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन डज नॉट वेरी विथ, अर्थात यह वैल्यू 0 तभी होगा जब डेल्टा एच टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करेगा, अर्थात एंथैल्पी हमारी कांस्टेंट होगी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 2 and 3 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्नर के सिद्धांत के अनुसार लिगेंड धातु आयनों से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी है डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयनिजेबल ऑफ द दीज स्टेटमेंट्स। द्वितीयक संयोजकता गैर आयनीकरण है। इन कथनों में से कौन से कथन हमारे सही हैं? 1, 2 and 3 आर करेक्ट, 2 and 3 आर करेक्ट, 1 and 3 आर करेक्ट, 1 and 2 आर करेक्ट। जल्दी से बताइए सभी कोई। इतने कथन दिए गए हैं, इनमें आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा कथन सही है। पहला बात, लिगेंड आर कनेक्टेड टू मेटल आयन बाय कोवलेंट बॉन्ड। जो मेटल होता है वह लिगेंड के साथ सदैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अर्थात उपसह संयोजक बंध जिसे कहते हैं, उपसह संयोजक बंध बनाता है। उपसह संयोजक बंध बनाता है, अर्थात यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। अब मिला लीजिए, जिसमें 1 हो वह सभी स्टेटमेंट्स गलत हैं हमारे। तो ए भी गलत है, ए भी गलत है, ए भी गलत है। जरा देख ले, सेकेंडरी बैलेंसी है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। यह एक डायरेक्शनल में होती है। इलेक्ट्रॉन कहाँ? मेटल का लिगेंड, अरे सॉरी उल्टा हो गया, लिगेंड से मेटल की ओर होता है। सेकेंडरी बैलेंसी आर नॉन आयनिजेबल। सेकेंडरी बैलेंसी जो द्वितीयक संयोजकता होती है वह आयनीकृत नहीं होती है। आपने पढ़ा होगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है जो सेकेंडरी बैलेंसी होती है, ये प्राइमरी बैलेंसी होती है, यही आयंस में ब्रेक करती है। सेकेंडरी बैलेंसी कभी आयंस में ब्रेक नहीं करती। तो 2 and 3 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच फर्स्ट को सेकंड से मैच कराइए और सूचियों का प्रयोग करते हुए उनके सूचियों का मैच कराना है आपको। कुल मिलाकर कैसे मैच कराएंगे जरा देखते हैं। देखिए, जो आपको आता हो उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबको पता है राइमर टीमर रिएक्शन जो होती है यह हमारी
क्या बनाती, कार्बीन का निर्माण करती है। और राइमर टीमन की खासियत होती है, देखिए राइमर टीमन रिएक्शन, जब फिनाल को हम क्लोरोफार्म और एनओएच देते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या बनता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है और डाइक्लोरोकार्बिन हमारी इंटरमीडिएट्स होती है। तो बी का जिसमें 1 हो वही ऑप्शन सही है, एंड अदरवाइज सभी गलत है। अर्थात ए ऑप्शन गलत है और ए ऑप्शन गलत है। पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट, एंटी मार्कोनिफ ऑफ एडिशन ऑफ एचबीआर, आपने पढ़ा होगा एंटी मार्कोनिफ रूल का, RCH डबल बॉन्ड CH2 पराक्साइड HBr देते हैं तो क्या बन जाता है, RCHBr, RCH2CH2 Br बनता है। और मैकेनिज्म जो होती है वह फ्री रेडिकल होती है, अर्थात इसका बन जाएगा, अरे इसका कहां चला जाएगा, फ्री रेडिकल के साथ, अर्थात डी का फोर्स सही होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। क्लेजन कंडेंसेशन में कार्बन एनायन बनता है और पिनाकोल पिनाक्लोर रीअरेंजमेंट में हमारा कार्बो कटायन का फॉर्मेशन है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 16 का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए क्लेजन में ए का 3rd, बी का 1, पिनाकोल एंड पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट जो होता है आपको मैं बता दूं, या डायाल देते हैं। ये कौन से देते हैं, डायाल, जैसे RCr OH जब एसिड के प्रेजेंस में करते हैं देते हैं तो ये बनता है RC+RCOHRR, यही रीअरेंजमेंट होता है, प्लस बनता है कार्बोकटायन। सही ऑप्शन होगा 3rd। RCONH2 Br2KOH दिया गया है, ये जो दिया गया है यह है Br2KOH। दिस रिएक्शन प्रोसीड थ्रू नाइट्रीन इंटरमीडिएट, यह रिएक्शन अभिक्रिया में नाइट्रीन मध्यवर्ती के माध्यम से आगे बढ़ती है। प्रतिक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का भी उत्सर्जित होती है। रिएक्शन इज कॉल्ड गटरमैन सिंथेसिस। इफ वाटर इज नॉट यूज्ड देन मेन प्रोडक्ट will be cyanide isocyanates. Which of the above statements are correct? देखिए अगर हम इसकी चर्चा कर रहे हैं तो जरा देखते हैं इसमें क्या गलत दिया गया है। पहला देखते हैं, द रिएक्शन इज कॉल्ड गटरमैन एमाइन सिंथेसिस, जबकि हमको पता है यह रिएक्शन हमारी हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। अभिक्रिया तो जिसमें 3 होगा वह सभी ऑप्शन गलत होंगे, अर्थात ये दोनों गलत। करा द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू नाइट्रीन इंटरमीडिएट, जो रिएक्शन हमारी प्रोसीड हो रही है वह नाइट्रीन इंटरमीडिएट बन रहा है। रिएक्शन को क्या कर रहा है, एक नाइट्रीन इंटरमीडिएट के थ्रू बन रहा है। देखा जाए जो इसमें इंटरमीडिएट्स बनता है ये RNC डबल बॉन्ड O बनता है। ये रीअरेंज होकर बनता है। इसके पहले जो इंटरमीडिएट बनता है RC डबल बॉन्ड ON,
ये एन माइग्रेट करके इधर चला जाता है, यही रीअरेंजमेंट होता है, अर्थात ये आइसोसाइनेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो स्टेटमेंट सही है, अर्थात पहला जिसमें होगा वो सही है। द रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो यूज, जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, आर एन एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यहां से हीट कर देते हैं तो आर एन एच टू बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, तीसरा तो गलती है। द वाटर इज नॉट यूज, द मेन प्रोडक्ट विल बी आइसोसाइनेट्स, एकदम सही कह रहा है। अगर वाटर प्रयोग नहीं करेंगे हाइड्रोलिसिस का तो हमारा क्या बनेगा, आइसोसाइनेट ही बना रह जाएगा, अर्थात अभिक्रिया आगे हमारी प्रोसीड ही नहीं होगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हमारा हो जाएगा ऑप्शन 1, 2 एंड 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। कह रहा उपरोक्त यौगिकों के लिए सही निरपेक्ष विन्यास असाइनमेंट्स है, जरा देखते हैं। नामनक्लेचर नंबरिंग करते हैं। नाइट्रोजन पहला आइटम 1 2 3 4, इसको ऐसे घुमाइए, तो कैसा मिल रहा कॉन्फ़िगरेशन, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में यस मिलता है और क्लॉकवाइज में घड़ी की सुई के दिशा में होगा तो आर होगा। यह तभी होगा, यह तभी होता है जब 4 नीचे होता है, अगर नीचे नहीं है, अगर 4 नीचे या ऊपर नहीं है तो विन्यास उल्टा होगा, विन्यास उल्टा मिलेगा। देखते हैं ये कैसा घूम रहा है, एक के बाद दो, 4 को देखा नहीं जाता, एक के बाद दो, दो के बाद 3, यह कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात इसका विन्यास क्या होगा, आर होगा। अब देखिए इसका नंबर 1 ए होगा, नंबर 2 ए, नंबर 3 ए, नंबर 4 ए। ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, अर्थात इसका क्या होगा, यस होगा, क्योंकि 4 नीचे नहीं है तो आर और यस, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से अगर 4 नीचे ना हो तो जो घुमाएंगे जो विन्यास मिलेगा उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो, निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर विचार कीजिए। एनिलीन NaNO2HCl बीटा नेप्थाल, देखिए ये एनिलीन है हमारा, जब इसको NaNO2 देते हैं, HCl देते हैं तो ये बनता है डाइजोनियम साल्ट, ठीक। जब इसको बीटा नेप्थाल देते हैं, ये हमारा बीटा नेप्थाल है, देते हैं तो यह क्या करता है, यहाँ का HCl निकल जाता है और जो प्रोडक्ट बनता है
ये जो कपलिंग रिएक्शन होती है, ये बनता है प्रोडक्ट। इसे कहा जाता है, ये जो होता है ये जो कहलाता है। क्या करा है, वनली आयन एजो ग्रुप, वनली आयन फिनालिक ग्रुप, फिनालिक एंड एजो ग्रुप, इमिनो एंड फिनालिक ग्रुप। तो क्या कौन सा ग्रुप, एजो और फिनालिक ग्रुप, अर्थात हमारा सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन का। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। किसी भी उत्क्रमणी प्रक्रिया में प्राणी की द नेट इंक्रीज एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम जीरो इन एन एनी रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है। द आइसोथर्मल अवेलेबल एनर्जी प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड इट्स फ्री एनर्जी। द चेंज ऑफ फ्री एनर्जी विथ प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ ए परफेक्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर के साथ परिवर्तन दिया गया डेल्टा जी बराबर आर टी एल एन पी टू फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चेंज ऑफ डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज ग्रेटर देन जीरो। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि नेट इंक्रीज एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम जीरो इन रिवर्सिबल साइकिल। किसी एंट्रोपी क्या होता है, यस हमारा स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन मतलब कि इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा एस इक्वल टू जीरो, अर्थात एंट्रोपी का परिवर्तन जीरो होगा। पहला ऑप्शन तो सही है। द आइसोथर्मल अवेलेबल एनर्जी प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड एट इट्स फ्री एनर्जी, एकदम सही कह रहा है। किसी भी आइसोथर्मल टेम्परेचर पर जो अवेलेबल एनर्जी होती है उसी को हम फ्री एनर्जी भी कहते हैं। द चेंज ऑफ फ्री एनर्जी विथ प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस इज इक्वल टू डेल्टा जी बराबर आर टी एल एन पी टू अपॉन पी वन, ये भी एकदम सही कह रहा है। चौथा कह रहा है फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चेंज ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी इज ग्रेटर देन जीरो, सही होता है। डीजी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज लेस देन जीरो। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज का मान ऋणात्मक होना चाहिए, मक होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या है, धनात्मक दिया गया है, इसलिए यही ऑप्शन हमारा गलत होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉपर सॉलिड से कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन, निकल से निकल 2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। देखिए इसका अगर रिडक्शन पोटेंशियल चेंज किया जाए तो कॉपर 2 प्लस से कॉपर इक्वल टू 0.34 वोल्ट, निकिल 2 प्लस से निकिल इक्वल टू माइनस 0., अर्थात जिसका ऋणात्मक मान होता है, ऋणात्मक मान ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, वह एनोड का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है। इसमें एनोड कौन सा होगा, Ni से Ni2 प्लस, और कॉपर होगा कॉपर 2 प्लस से कॉपर। अब रासायनिक समीकरण पूछा है तो क्या लिखा जाएगा, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाएंगे, इन दोनों को राइट हैंड साइड में लिख दीजिए। तो निकिल और कॉपर 2 प्लस कहीं दिया गया है, पहला ही ऑप्शन दिया गया है निकिल और कॉपर सॉलिड कॉपर 2 प्लस का, तो पहला ही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को, इफ V is the volume of 1 mole of gas and N is the Avogadro's number,
द वंडरवाल्स कांस्टेंट V इज, यदि एक गैस के एक अणु का आयतन V आयतन हो तो NO जीरो एवोगाड्रो संख्या हो तो वंडरवाल्स स्थिरांक V का मान होता है। वंडरवाल्स स्थिरांक V का मान, देखिए वंडरवाल्स स्थिरांक V बराबर होता है 4 गुणते अणुओं की कुल संख्या, अणुओं की कुल संख्या। एक गैस के एक अणु का आयतन की बात कर रहा है तो 4 हो जाएगा गुणते एन जीरो, अणुओं की कुल संख्या कितने वॉल्यूम में रखा गया, V वॉल्यूम में, तो 4n0 V इक्वल टू V होगा। ये होना चाहिए ऑप्शन, कोई दिया गया है, हाँ सी ऑप्शन दिया गया है तो सी आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक को जिगलर नाटा उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। फेरस सल्फेट, TiCl4 प्लस C2H5Al, जिंक क्लोराइड, H2O2। जो जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन होता है यह इसी को जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहा जाता है। यह उच्च घनत्व वाले पॉलीमर बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अणु जो आईआर निष्क्रिय हो परंतु रमन सक्रिय हो। देखिए क्वेश्चन है द मॉलिक्यूल विच इज आईआर इनएक्टिव बट रमन इज एक्टिव। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि देखिए आईआर एक्टिव होगा, इट मींस रमन इनएक्टिव। अगर आईआर सक्रिय है तो रमन हमारा क्या होगा, इनएक्टिव, असक्रिय। आईआर एक्टिव होने के लिए, आईआर एक्टिव होने के लिए डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू 0 होना, नॉट इक्वल टू 0। अगर आईआर एक्टिव होगा म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इसके लिए रमन हमारा इनएक्टिव होगा। अगर म्यू इक्वल टू 0 हो जाए तो आईआर हमारा इनएक्टिव हो जाएगा। तो हमारा रमन क्या होगा, रमन जो होगा एक्टिव हो जाएगा। इसका डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू 0, इसका म्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, HCl का म्यू नॉट इक्वल टू 0, प्रोटीन का भी म्यू नॉट इक्वल टू 0। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन ऐसा है जो रमन हमारा आईआर क्या है, यह आईआर इनएक्टिव है। और फिर क्या हो जाएगा, रमन हमारा एक्टिव हो जाएगा, अर्थात ये ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। निम्नलिखित में से कौन प्रजाति प्रकृति में प्रतिचुंबकीय है, सॉरी पैरामैग्नेटिक कौन सी है। बताइए जल्दी से।
देखिए कार्बन एनायन है, कार्बोनियम आयन है, सिंगलेट कार्बिन है। जो हमारा फ्री रेडिकल होता है, फ्री रेडिकल, दिस इज ए आड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? आड इलेक्ट्रॉन होता है। आड इलेक्ट्रॉन के कारण से, आड इलेक्ट्रॉन के कारण कह सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड होगा। अनपेयर्ड के कारण से यह क्या होगा? हमारा पैरा मैग्नेटिक होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्री रेडिकल हो जाएगा। 25 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह क्वांटम संख्या जो हाइड्रोजन परमाणु के लिए, वह क्वांटम संख्या जो हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण के समाधान से व्युत्पन्न नहीं होता है, वह है एजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन सा होगा? देखिए मुख्य क्वांटम संख्या तो बताती ही है, ये तो सही है, और उसमें यल का भी प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। तो क्वांटम तरंग समीकरण जो होता है स्पिन को नहीं बता पाता, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को भी बताएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में हमारा यह एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 का सी। दी गई अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या कहलाती है? SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, एडिशन एलिमिनेशन, एलिमिनेशन एडिशन। बताइए। बताइए। देखिए आंसर दीजिए, आप लोग बनाइए क्वेश्चन को। जरा देखते हैं। देखिए ये हमारा है, रियल है, इसको हम बेस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? बेस दे रहे हैं, NH2 माइनस दे रहे हैं। तो यहाँ का H लेकर ANH3 निकल जाता है, माइनस NH3 हो जाता है, और यहाँ पर बनता है, देखिए Cl और नेगेटिव। ये डबल बॉन्ड ऐसे से लोन पेयर बॉन्ड पेयर में चल, तो माइनस Cl निकल जाता है, और ये बनता है बेंजाइन, इसी का नाम है बेंजाइन। दिस इज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। अब फिर इसके बाद इस पर क्या होगा? अब हमारा एडिशन होगा। इस पर हमारा क्या होगा? एडिशन होगा। सबसे पहले क्या करेगा? NH2 यहाँ पर NH2 माइनस जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ पे चला जाएगा, तो डबल बॉन्ड NH2 हो जाएगा, इस पर माइनस रहेगा, इसे हम H प्लस दे देंगे, तो ये बन जाएगा NH2। यहाँ देखिए सबसे पहले दो ग्रुप निकल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। और यहाँ क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। तो सही आंसर होगा एलिमिनेशन एंड एडिशन रिएक्शन। सही प्रीति कर रहे हैं, 27 का डी ऑप्शन सही है, एकदम सही कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाई गई अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया होमोजीनियस कैटालिसिस का कार्य करेगी? बताइए जरा। कुछ अभिक्रियाएं दी गई हैं, इनमें से आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कौन सी अभिक्रिया होमोजीनियस है। जल्दी से बताइए। देखिए, होमोजीनियस क्या होता है? जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट, अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों एक ही फेज में हो। देखिए, निकिल क्या होता है? सॉलिड होता है। ये ठोस है, ये गैस है, फेज अलग हो गया तो यह हो गया हमारा हेट्रो। ये गैसियस वैनेडियम पेंटाऑक्साइड ठोस होता है तो यह भी हमारा हो गया हेट्रो। ये भी हमारा मेटल दिया गया कोई Au होगा, यह भी हमारा गैसियस है, ये ठोस में है, यह भी हेट्रो होगा। देखो, ये लिक्विड में है, ये भी लिक्विड में है, ये भी यल 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 लिक्विड में है, इसीलिए यह हमारा हो जाएगा होमोजीनियस। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनान के उत्कृष्ट गैस हाइड्रेट्स कैसे बनाते हैं? हाउ आर नोबल गैस हाइड्रेट्स ऑफ आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जेनान फॉर्म? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरेक्शन, चार्ज ट्रांसफर, ट्रैपिंग ऑफ नोबल गैस एटम इन द एक्टिविटी ऑफ फॉर्जन वाटर। जमे हुए पानी के गुहों में उत्कृष्ट गैस परमाणुओं की ट्रैपिंग। बताइए जरा आंसर। देखिए, जो नोबल गैस होते हैं आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनान, ये हमारे क्लेथरेट्स कंपाउंड बनाते हैं। क्लेथरेट्स कंपाउंड बनाने के लिए तभी पॉसिबल होता है जब ट्रैपिंग ऑफ नोबल गैस एटम इन द कैविटीज ऑफ फॉर्जन वाटर्स, जमे हुए पानी के गुहों में उत्कृष्ट गैस परमाणुओं की ट्रैपिंग जो होती है वो क्लेथरेट्स कंपाउंड बनने के कारण होती है। तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी ऑप्शन सही होगा। ये चार्ज ट्रांसफर उस पर तो कुछ शो ही नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्वस आयरन सोल्यूशन डेवलप इंटेंस ऑरेंज रेड कलर। आयोडीन थायोसाइनेट सोल्यूशन, व्हाट इज द कलर ड्यू टू? कह रहा है कि जली विलयन आयरन थर्ड विलयन में थायोसाइनेट विलयन मिलाने पर तीव्र नारंगी लाल रंग उत्पन्न होता है। यह रंग किसके कारण होता है? चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन के कारण से, डी ट्रांजिशन के कारण से, एन पाई ट्रांजिशन इन द लिगेंड के कारण से, पाई पाई ट्रांजिशन इन द लिगेंड के कारण। देखिए, जो होता है वह हमारा चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स के कारण से ही हमारा यह कलर शो करता है। किसके कारण से कलर शो करता है? चार्ज ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह मूव करते हैं, मूव्स फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। जो इलेक्ट्रॉन हमारे होते हैं वह लिगेंड से मेटल की ओर ट्रांसफर करते हैं और इस फेनामेना को हम चार्ज ट्रांसफर
कहते हैं, तो सही ऑप्शन होगा चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन के कारण से जो हमारे जो कलर जनरेट होता है आयरन में, ऑरेंज कलर, वह उसका कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लिगेंड टू मेटल्स। और चार्ज ट्रांसफर वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं, हमने बताया था आपको KMnO4 प्लस होते हैं, K2Cr2O7 होते हैं। ठीक, ये सब हमारे चार्ज सीरियम सल्फेट होता है। ये सभी अगर इनका कलर पूछे आप क्यों शो करते हैं, तो इन सब का भी आंसर क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन या चार्ज ट्रांसफर फेनोमेना के कारण से कलर शो करते हैं। चलिए, यहीं पर आज की क्लास खत्म होती है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर, देखिए जो प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं आप उसको जरूर एक बार रिवीजन कर लिया करिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट बहुत ही आपको काम आएगा आपके अपनी जानकारी के लिए। देखिए जब आप बार बार क्वेश्चन आपके सामने से गुजरेगा तो आपको लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा, इसका आंसर ये होगा। जब भी हम पढ़ेंगे, देखिए जितना आप मेहनत करेंगे, जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपको दिमागी टेंशन होगा, देखिए आप मुझे क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। इस चीज से आप बचिए, आप जितना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि भर्ती आपके सामने है, आपका इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता कि 4 महीने में एग्जाम हो जाएगा। देखिए किसी भी कंडीशन में एग्जाम, आप लोग जान रहे हैं कि चाहे टीजीटी का चाहे पीजीटी का एग्जाम जो होगा वह बहुत डिले होगा, तो जून तक हो सकता है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि जून में होगा, अभी तो डेट नहीं आई है, लेकिन प्रस्तावित उन्होंने रिजर्व की बात की है, तो रिजर्व में अभी कोई फिक्स नहीं है कब एग्जाम होगा। लेकिन ये मान लीजिए 26 में आपको ज्वाइन करा देगा, क्योंकि 27 में चुनाव है, उसके पहले सारी वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपके लिए 6 महीने का जो समय मिल रहा है, 4 महीने 5 महीने का, इसमें एकदम जम के पढ़िए कि आपको पूरा की सिलेक्शन लेकर ही जाना है। हम सिलेक्शन दोबारा हमको पढ़ने की नौबत ही ना है। ठीक है, देखिए आप लोगों को मैंने पहले बताया था, ऑफर चल रहा है, कल 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में तक फीस जो है मात्र 149 रुपीज की ही है, 1 मंथ की। ये फीस हमारी कितने मंथ की है, 1 मंथ की। 1 मंथ की फीस 149 रुपये में, जो कि बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही कम फीस है अन्य कोचिंगों की अपेक्षा। तो आप लोग अपने परिचित और लोगों को बताइए, ज्वाइन कराइए। तो चलिए आज पर यही कोर्स खत्म हो, पेपर टेस्ट खत्म होता है। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, थैंक यू।